तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये जाना था कि जेंडर की अवधारणा क्या होती है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, हमने ये भी जाना कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है एक अवधारणा नहीं है, ये एक विचारधारा होने के साथ साथ एक सामाजिक संरचना भी है। सामाजिक संरचना कैसे है? सामाजिक संरचना ये ऐसे है जिस सामाजिक संरचना के भीतर हम रह रहे हैं, ये पितृसत्तात्मक है, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है। ये महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है और विभिन्न तरीकों से जो है महिलाओं की स्थिति को जो है नियंत्रण में रखा गया है। ठीक है, महिलाओं की अधीनता को कायम रखा गया है, कई चीज़ों से महिलाओं को वंचित किया गया है। तो इस तरीके से ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है एक अवधारणा ही नहीं है, ये विचारधारा है। एक जो है क्या कहते हैं, एक सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है। ये सब चीज़ें हमने जानी थी अपनी पिछली वीडियो में। और ये सब चीज़ें हमने किसके द्वारा जानी थी? ये जानी थी हमने कमला भसीन के द्वारा, जो उनका एक आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल नहीं है, वो बुक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। ठीक है, वो उसके द्वारा जो है हमने ये सारी चीज़ें जानी थी और यूनिवर्सिटी ने हमें वही चीज़ जो है सजेस्ट की थी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वे वीडियो जाकर देखें, तो आपको जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा कि जेंडर क्या है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो उसी के बाद हम ये समझ पाएंगे कि ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है। जब हमें ये पता होगा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है, तो उसी के बाद हम ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही बात करेंगे कि ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की इन अर्ली इंडिया, जेंडर, कास्ट, क्लास एंड स्टेट। ये जो है एक आर्टिकल है, उमा चक्रवर्ती के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल उमा चक्रवर्ती ने लिखा है और इसको जो है यूनिवर्सिटी हमें सजेस्ट करती है वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री के पेपर के को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें भारतीय संदर्भ में अगर हम भारतीय समाज को जो है अगर ऊपर से देखें तो हमें कैसा नज़र आता है। पहले हम ये सोचते हैं कि ये समाज जो है किस तरीके से जो है हमें दिखता है। तो हमें सबसे पहले ये समाज जो है जाति के आधार पर बटा हुआ दिखता है, यानी कि इसके अंदर जो 4 वर्ण हैं उनके आधार पर ये समाज बटा हुआ है और उसी के आधार पर इनका श्रम बटा हुआ है, इनका जो है कर्तव्य बटे हुए हैं और इनके जो है अन्य संसाधनों पर कब्जे बटे हुए हैं। ठीक है, कि कौन कितने संसाधन रख सकता है, किसे भूमि रखने का अधिकार है, किसे भूमि नहीं रखने का अधिकार है ना, किसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार है, किसे नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हम किसके संदर्भ में कर रहे हैं? ये सब बातें हम अर्ली इंडिया के संदर्भ में कर रहे हैं। ठीक है, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो वो चीज़ें आज अलग है, आज मॉडर्न स्टेट है, हमारे पास आधुनिक राज्य है जो पश्चिम से आया है। लेकिन हम पुराने उसके अगर हम प्राचीन भारतीय संदर्भ में देखें तो वो किस तरीके से था, तो वो यही था ना कि उसके अंदर 4 वर्णों में बटा हुआ था चीज़ें। ठीक है, तो और वहाँ का राज्य क्या था? तो राज्य राज्य पुरोहित वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग के बाद क्या आता था? जो ब्राह्मण वर्ग था उसके बाद कौन सा वर्ग था? क्षत्रिय वर्ग। उसके उसके जो कर्तव्य क्या थे? वो राजपाट चलाने का कार्य उसको दिया गया था, है ना। राज्य की जो है रक्षा करने का अधिकार उसे था और जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए नियम कानून हैं उनको जो है लागू करने का काम किसका था? वो क्षत्रिय का काम था, क्षत्रिय वर्ग का। तो इस तरीके से हमें क्लास जो है कास्ट में बटा हुआ हमें समाज नज़र आता है हमारा। तो अगर हम इस संदर्भ में ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को देखो तो हमें कैसे समझ में आएगी ये? हमें इस तरीके से समझ में आएगी कि कास्ट हायरार्की ने जो है जेंडर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और इसको हम उससे अलग करके नहीं देख सकते। ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, यानी कि कास्ट, क्लास और स्टेट, ये चीज़ें जेंडर को शेप करते हैं, जेंडर को फ्रेम करते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करते हैं। स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करता है, कास्ट उसको जो है उसके लिए जो है रूल्स प्रोवाइड करती है कि किस ऊंची जाति की जो महिला है उसकी निचली जाति के साथ विवाह, निचली जाति के पुरुष के साथ विवाह नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी तरीके से इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती। वो एक ही कंडीशन में हो सकती है कि मान लीजिए अगर अपर कास्ट का पुरुष है और जो है निम्न वर्ग की महिला है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस थे और उसको तो सबसे नीच बताया गया है जहाँ ये स्थिति उलट जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम था स्टेट का और स्टेट इस चीज़ को जो है देखता था।
तो यही चीज़ हमें उमा चक्रवर्ती की कहानी में देखने को मिलेगी कि ये चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक है। उमा चक्रवर्ती हमें यही चीज़ बताएगी। उमा चक्रवर्ती का जो है, अब हम चलिए आर्टिकल ही शुरू कर लेते हैं, सारी बात इसी तरीके से डिस्कस नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो इमेज लगाई हुई है ये इनकी बुक है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये उमा चक्रवर्ती ने लिखी है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं हम, और ये जो हमारा वीडियो होगा ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही होगा कि हम कैसे चलेंगे, अगर हमें समझना है तो कैसे हम उमा चक्रवर्ती के आर्टिकल को समझेंगे या फिर ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कैसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्राचीन भारत था उसके लिए जो है विद्वानों ने और इतिहासकारों ने जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया अगर, तो वो दिया गया महिलाओं की स्थिति पर, यानी कि स्टेटस पर। महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो स्टेटस पर ध्यान दिया गया कि महिलाओं का स्टेटस क्या था इतिहास के अंदर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप एक इतिहासकार है और आप जो है प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, आप वहाँ पर वुमेन के स्टेटस को खोजेंगे कि महिला महिला कहाँ खड़ी नज़र आती है हमें इतिहास के अंदर, है ना, समाज के अंदर कहाँ नज़र आती है, उसके अधिकार कहाँ हैं, उसके धार्मिक प्रथाओं में क्या अधिकार हैं, है ना, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनके कहाँ पर थे अधिकार। ठीक है, और जो विवाह के नियम कानून क्या थे, तो आप ये सब चीज़ों के जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद्वानों और इतिहासकारों ने विवाह और संपत्ति के अधिकारों और धार्मिक प्रथाओं की जांच की। ठीक है, और इनको जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट बेंचमार्क माना। ठीक है, यानी कि स्टेटस का जो है जांच करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता और प्रगतियां हुई, तो उसके साथ क्या हुआ कि ये जो चीज़ें थी, ये जो बेंचमार्क बनाए हुए थे इतिहासकारों ने, ये टूटने लगे। और ये जो है उस वो जो जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी, यानी कि कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस था, उसको समझाने में बिल्कुल निष्फल है, जो कि महिला और पुरुष के जीवन को आकार देते हैं। ठीक है, आप समझे मेरी बात, जो मैंने समझाने की कोशिश की कि पहले जो है इन चीज़ों पर देखा जाता था कि स्टेटस क्या है। ठीक है, वुमेन का स्टेटस क्या है, लेकिन उमा चक्रवर्ती यहाँ कह रही हैं कि इसने वो उस चीज़ को जटिल प्रक्रिया को तो छोड़ ही दिया जो आकार देने लग रही है। आप सीधा स्टेटस पे बात कर रहे हैं, आप जो है उस पे उसकी जो है प्रोसेस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उमा चक्रवर्ती ये कहती हैं कि अब हमें जो है उसके प्रोसेस पे बात करनी चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक है, इसीलिए वो जो है सारी चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करती हैं कि ये प्रोसेस इन सब के जटिल जो है मिश्रण से तैयार करके ही समाज के अंदर चलता है या समाज को संचालित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा यहाँ पर लिखती है उमा चक्रवर्ती, अब ध्यान जो है स्थिति से हटाकर हमें लैंगिक संबंधों के संरचनात्मक ढांचे की ओर बढ़ना होगा, यानी कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ जेंडर रिलेशन। ठीक है, उसको देखना होगा हमें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, एक संरचनात्मक ढांचा क्या है एक जेंडर रिलेशन का वहाँ पर, तो इस चीज़ के लिए जो है हमें उमा चक्रवर्ती बताती हैं। और देखिए यह केवल सामाजिक मानदंडों का मामला नहीं है, यह एक धार्मिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये चीज़ें जो है एक समाज से ही जुड़ी हुई नहीं है। अगर इसके प्रोसेस में जाने की बात करेंगे तो ये समाज की जो है जो सोशल नॉर्म्स हैं उससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो है जो धार्मिक ग्रंथ है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हिंदू धर्म जो था उसमें जो उनके जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति क्या बताई गई थी, उनके अंदर सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति ये बताई गई थी कि कहीं ना कहीं भी जातियों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जातियों का मिश्रण होगा तो ये जो संरचना उन्होंने तैयार की है, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो तैयार की है, जाति व्यवस्था जो तैयार की है, वो ढह जाएगी। और उसके ढह जाने से क्या होगा, उसके ढह जाने से नैतिक पतन होगा, है ना, सामाजिक पतन होगा। आप समझे, तो ये चीज़ है। तो उन्होंने जो है उनको इन चीज़ों का ये संकट था। अब इस संकट के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो है एक संभावना कहाँ मानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर संकट कैसे आ जाएगा, जातियों का मिश्रण कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए सबसे बड़ा कारण माना महिला को।
है ना। महिला को उन्होंने इसलिए कारण माना क्योंकि उन्होंने महिला के व्यवहार को एक दुष्ट तरीके से चित्रित किया कि महिला जो है उसका जो चरित्र दुष्ट है और स्वार्थी है, निकम्मा है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके का जो व्यवहार को जो है गलत तरीके से नकारात्मक रूप में उन्होंने चित्रित किया, जो कि उमा चक्रवर्ती कई जगह कोटेशंस में बताती है। ये चीज़ें जो है आपको महाभारत में मिलेगी, रामायण में मिलेगी, यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं उनके अंदर भी मिलेगी और उनको वो कोट करती हैं चीज़ें, मनुस्मृति के अंदर मिलेंगी और अन्य काफ़ी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर वो चीज़ें मिलेंगी। उमा चक्रवर्ती उनके एविडेंसेस देती है कि देखिए आप इस श्लोक को पढ़िए, आप वहाँ पर देखिए, तो उनके जो है वो कोट देती है कि वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि इस चीज़ के लिए संकट कैसे होगा। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को माना और महिलाओं के चरित्र को, क्योंकि उन्होंने दुष्ट व्यवहार बताया, उनका जो है दुष्ट होता है व्यवहार, स्वार्थी होता है, छल कपट वाला होता है, ठीक है, लालची होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जाति की शुद्धता बनाए रखना है तो हमें महिलाओं पर नियंत्रण पाना ही होगा। तो इसके लिए फिर उन्होंने अपने जो है धार्मिक ग्रंथों में अपनी चीज़ें जो है तैयार करना शुरू किया महिला पर नियंत्रण बनाने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम पढ़ लेते हैं, चलिए। इस सामाजिक संरचना के केंद्र में दो दो संगठनात्मक सिद्धांत हैं। देखिए, एक है जेंडर हायरार्की, है ना, जेंडर हायरार्की और कास्ट हायरार्की। तो कास्ट हायरार्की आप समझते ही हैं। तो जेंडर हायरार्की क्या है? जेंडर हायरार्की वही है जो कि ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में परिलक्षित होती है कि पुरुष प्रधान समाज इन द सेंस कि पुरुष के हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अभी मुझे याद आ रहा है, अगर आप मनुस्मृति का, अभी मेरी बात को नोट डाउन करें और मनुस्मृति का PDF डाउनलोड करें, आप जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, और उसके अंदर चैप्टर 9 के अंदर जो है उनका जो श्लोक है 17, उसको देखें तो आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी। वो वहाँ पर व्यवहार बताएंगे कि किस तरीके का व्यवहार है। और इसी तरीके से भगवत गीता, है ना, जो कि एक होली बताया जाता है, होली वो है उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। उसके अंदर जो है, अगर आप अभी जाकर देखेंगे कि वीडियो को पॉज करके कि उसके अध्याय 1 श्लोक 41 और श्लोक 44 में क्या लिखा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उमा चक्रवर्ती ये ऐसे ऐसे एविडेंस देती हैं कि ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर महिला के जो है उसके व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया गया, उसके संसाधनों को कैसे सीमित किया गया, ताकि जो है जातियों का मिश्रण ना बन सके। जो सामाजिक संरचना तैयार की गई है ना, तो वो जो है उसका मिश्रण ना हो जाए या उसका पतन ना हो जाए। तो देखिए, पुरोहित वर्ग जो कि धार्मिक ग्रंथ तैयार कर रहा था, दूसरा जो कि राज्य यानी कि जो है शासक वर्ग जो कि इनको इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो अब ये दोनों जो है जेंडर को जो है शेप करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना। अगर हम अपनी अपने डिस्कशन से देखें तो यही चीज़ वो बताती है हमें कि ये आपस में इंटरलिंक हैं चीज़ें, ठीक है। जेंडर लिंग पदानुक्रम में हम ये भी समझ सकते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं का जो ब्याह है वो उच्च वर्ग में ही किया जा सकता है, निम्न वर्ग का निम्न में, मध्यम का मध्यम में, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए वो यही बात लिखती है कि अजीब बात है कि ये सिद्धांत आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जाति व्यवस्था के विद्वानों और नारीवादी विद्वानों ने शायद ही कभी इन दोनों के विश्लेषण करने का प्रयास किया। यानी कि वो इस चीज़ की आलोचना कर रही हैं कि जो जाति व्यवस्था का जो अध्ययन कर रहे थे जो विद्वान, और जो नारीवादी विद्वान थे, उन्होंने कभी जाति को और जो है नारीवाद को, यानी कि जो जेंडर है, इसको आपस में जोड़ के देखने का ही प्रयास नहीं किया, ठीक है। तो इस आर्टिकल की यही खासियत है, ये आपको इंटरलिंक करके चीज़ों को दिखा रही है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, ठीक है। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने ये आपको सजेस्ट किया है, ठीक है। प्राचीन भारत में जो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती थी वो भूमि थी, महिला थी और धार्मिक पवित्रता। और इसको जो है इनकी रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण था कि इसकी धार्मिक पवित्रता बनाए रखनी थी, महिला की शुद्धता और महिला को बनाए रखना था, मतलब अपने कंट्रोल में रखना था, उस पर नियंत्रण स्थापित बनाए रखना था, ठीक है। और
हालांकि धार्मिक ग्रंथों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर महिला पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जब सभी तंत्र विफल होते हैं तो आप बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से भूमि, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है एक बंद संरचना का निर्माण किया। ठीक है, बंद संरचना यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर इन द सेंस ब्राह्मण वर्ग का जो भी कार्यक्रम है वो ब्राह्मण वर्ग के अंदर ही होगा, क्षत्रिय वर्ग का क्षत्रिय में होगा, ठीक है, शूद्र का शूद्र में ही, और इसी तरीके से जो इनके जो मैरिज रिलेशन है ना, वो भी आपस में इसी तरीके से बनेंगे। इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, मनुस्मृति के अंदर इस विवाह को सबसे नीच विवाह बताया गया है, जिस विवाह के अंदर उच्च वर्ग की महिला निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है या उनसे संतान उत्पन्न होती है, उनसे सबसे ज़्यादा नीच बताया गया है। ठीक है, अब ये जो तीनों तत्व, ये तीन तत्व आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे, यानी कि महिला कामुकता को शक्ति से विनियमित किए बिना उन्हें बनाए रखना असंभव था। ठीक है, तो इन भूमि के क्या कहने का मतलब है, धार्मिक पवित्रता और भूमि की रक्षा को महिला की कामुकता को शक्ति से रेगुलेट किए बिना उन्हें बनाए रखना असंभव था, विशेष रूप से उच्च जातियों में। इसी वजह से जो है यौवन से पहले जल्दी विवाह होने लगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं शक्ति से नियंत्रण में रहें, ताकि जाति की पवित्रता बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या बताना चाह रहे हैं इसके अंदर उमा चक्रवर्ती जी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि खून जो है माता और पिता दोनों का रहता है। ठीक है, दोनों का होता है संतान के अंदर, है ना, जिससे दोनों को एक ही जाति का होना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ही जाति का होना चाहिए, जभी तो प्योरिटी बनी रहेगी ना। तो इसीलिए यह आदर्श हमेशा प्राप्त करने योग्य नहीं था। आप देखिए यहाँ पर वही बात आ गई है कि यह आदर्श प्राप्त करने योग्य क्यों नहीं था, जिससे धार्मिक ग्रंथों में चिंता पैदा हो गई। वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो है महिला का जो है चित्र जो है उन्होंने गलत तरीके से उसका चित्रण किया था। स्त्रियों के माध्यम से कर्मकांड और रक्त की शुद्धता प्रदर्शित होने का वह गहराई तक समाया हुआ था। ठीक है, मतलब स्त्री जो है रक्त की शुद्धता को प्रदूषित कर सकती थी, यानी कि वो अन्य वर्गों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। और ऐसी कहानियाँ हमें जातक कथाओं में देखने को मिलती हैं। आप अभी अगर नोट डाउन करें, एक राधा जातक है, ठीक है, राधा जातक कथा है, आप उसको अगर डाल के देखेंगे राधा जातक कथा। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन से धर्म ग्रंथ जो है किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या क्या बताते हैं सारे धर्म ग्रंथों के बारे कि महिला को कैसे चित्रित करते हैं। हालांकि अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था के विचारक जातियों के मिश्रण से भयभीत थे, खासकर उच्च जाति की महिलाएं निचली जाति के पुरुष से विवाह के संबंध में। महिलाओं को जाति के प्रवेश के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और यह डर स्थापित सामाजिक मानदंडों धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है। यही जो धर्म ग्रंथों में ये जो डर है ना जातियों के मिश्रण का, ये धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। ठीक है, वो सारे रेफरेंसेस हम कोशिश करूँगा मैं कि कलेक्ट करके आपको जो है, एक मिनट सॉरी, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दूँ। देखिए, उमा चक्रवर्ती यहाँ तक बताती हैं कि भगवत गीता जो है हिंदुओं के लिए जो एक आदर्श पाठ मानी जाती है, विवाह की एक बंद संरचना में उल्लंघन होने पर सामाजिक और नैतिक पतन की व्यवस्था की बात करती है। और ये चीज़ की वो कहाँ बात करती है, वो बात करती है अध्याय 1 श्लोक 41 और श्लोक 44। अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि भगवत गीता के अंदर जो है एक बंद संरचना, यानी कि जो कास्टों के अंदर ही व्यवहार होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए अभी मैंने आपको सिर्फ केवल इतना बताया है कि उन पर जो है नियंत्रण स्थापित किया, और उनके अभी मैंने नियम नहीं बताए हैं। आपको अभी नियम और बताऊंगा, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में तो आप दंग रह जाएंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी क्या। ठीक है, एक ऐसी आकस्मिकता को रोकने के लिए महिलाओं की यौन अधीनता को न केवल ब्राह्मणवादी संहिताओं द्वारा
संहिताबद्ध किया, कानूनों द्वारा संहिताबद्ध किया गया था, बल्कि राज्य की शक्ति द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ स्टेट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि वो इन नियमों को बनाने, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। स्टेट जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकता था। ठीक है, व्यवस्था में महिलाओं पर नियंत्रण विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित किया गया था, यानी कि आइडियोलॉजी के द्वारा। ठीक है, आर्थिक निर्भरता, यानी कि महिलाओं से तो आर्थिक साधन खींच लिए गए थे सारे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, तो महत्वपूर्ण संसाधन सब पुरुष के हाथ में रहते थे। ठीक है, और वर्ग विशेष अधिकार, वर्ग विशेष अधिकार यानी कि उच्च जाति की महिलाएं, निम्न जाति की महिलाएं, और उमा चक्रवर्ती ये बताती हैं, ये सभी जो कठिनाइयों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा, वो उच्च वर्ग की महिलाओं को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए उच्च वर्ग को सबसे ज़्यादा खतरा था। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निचली जाति के साथ उसका मिश्रण ना हो जाए, तो इसलिए उच्च जाति की महिलाओं पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध और नियमों के अधीन उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग भी किया जाए। ठीक है, जब ये चीज़ें, विचारधारा, आर्थिक निर्भरता, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो फिर बल का प्रयोग किया जा सकता था। धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रारंभिक भारतीय समाज में जाति, पितृसत्ता और महिलाओं की अधीनता एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम यही समझे कि ये चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक करती हैं। ओके दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके स्पेसिफिकेशन पर और आगे क्या क्या जो है उमा चक्रवर्ती हमें बताती हैं, और जो ये सब चीज़ें धार्मिक ग्रंथ थे, इनके रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा, कुछ जो भी मैं कलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इसके अंदर 2-3 रेफरेंसेस तो अभी दिए हैं, कि मनुस्मृति में अगर आप जाकर चैप्टर 9 का श्लोक 17 पढ़ेंगे, चाहे वो आप संस्कृत में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, या फिर इंग्लिश में पढ़ें, वो आपकी मर्जी है, वहाँ देखेंगे आप तो वहीं पे मिलेगा। और चैप्टर 9 में आपको टोटली बताऊँ तो पूरा चैप्टर 9 ही महिलाओं के ऊपर है, कि गृहस्थ जीवन में स्त्री धर्म क्या है, और ऐसी कई चीज़ें, जैसे शतपथ ब्राह्मण है ना। और अभी मुझसे उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उनको जो है एक बार नोट डाउन करके जो है आपको रेफरेंसेस दूंगा। फ़िलहाल अभी इस वीडियो के बाद आप उनको देख सकते हैं, और उनका रेफरेंस जो अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कि इन चीज़ों के अंदर इस तरीके से जो है उमा चक्रवर्ती प्रोवाइड करती है, जिससे कि एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि हाँ, आपने एक्चुअल में उसका जो है चैप्टर को पढ़ा है, या फिर उसका आर्टिकल आप रीड करके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर कोई इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।